अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप लोग? मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूं। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में हाफ लाइफ बताई। एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे थे कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तीन तरीकों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको कॉन्सेंट्रेशन और रेट का रिलेशनशिप दिया हो, आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। आपको के यूनिट्स देख करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ सकता है। और तीसरी चीज थी हाफ लाइफ। जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं होती। और सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है बेटा। तो आ, हम हाफ लाइफ से भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। और ज़्यादातर आपको हाफ लाइफ के सवाल मिलते हैं P4 में भी, P5 के अंदर भी। और आपको एक ग्राफ दिया होता है, आपको बोलता है कोऑर्डिनेट्स बनाओ, हाफ लाइफ निकालो और जो है बताओ कि ये रिएक्शन कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप अगर आपको याद होंगे बेटा कि ज़ीरो ऑर्डर का रिलेशनशिप कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्टली होता है, सेकेंड ऑर्डर का इन्वर्सली होता है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर की टी हाफ कांस्टेंट होती है। तो बहुत आसान सा है। मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ कि मैं एक छोटी छोटी चीज़ें बता सकूँ, आपको समझा सकूँ। आपको एक्चुअली ग्राफ कैसे दिए होंगे और आपको उनमें वर्किंग कैसे करनी होगी। तो मुझे उम्मीद है अगर आपको मैं एक ग्राफ थोड़ी डिटेल से समझा दूं तो आपको बाकी के दो ग्राफ का ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा, क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा कि काम कैसे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, लेट्स सी, लेट मी ट्राई इट। मैं बनाता हूं, कोशिश करता हूं, देखिएगा बेटा। कोशिश करूंगा कि कुछ अगर मैं कंसंट्रेशन अगर मैं कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड्स हो, मिनट्स हो, जो भी है। कभी कभी आपको पेपर में ग्राफ प्लॉट करना होता है और कभी कभी आपको पेपर में ग्राफ गिवन भी होता है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, जरा मेरा साथ दीजिएगा। दो सॉरी बेटा, ये कुछ मिनट, ये मैं वापस आ गया। ओके, अगर मैं इसे काउंट करूं, टू, टू फोर, टू सिक्स, टू एट, यार ये क्यों ऐसा हो रहा भाई? हेलो, ओ सॉरी, टू, टू फोर, टू सिक्स और टू एट, उसके बाद टू और टू फोर। ठीक है, इसके बाद टू। ठीक है, तो आई होप मैं इससे आपको कुछ समझा पाऊँ। जैसे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट है। चले, मैं इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेता हूँ 10। तो वन, टू, थ्री और ये फोर, ये हो जाएगी
5 और 1 ये हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.5 और ये हो जाएगी 1.25। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अभी देखते जाइएगा, मैं आपको चीज समझाने की कोशिश करूंगा, बात समझ में आ जाए। ये हो गया, look at here। ओके, नाउ ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब मैं आपको इस ग्राफ को समझाता हूँ, ठीक है। आपने क्या किया है, जैसे रिलेशनशिप वाली बात समझिएगा। जीरो ऑर्डर में आपने कहा कि आपका जो जो हाफ लाइफ है, यानी कि जो आपकी टी हाफ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, बात को अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि आपको ग्राफ सॉल्व करना है। सपोज आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 थी, तो 10 को 5 होने में कितना टाइम लगा? ठीक है, 10 को 5 होने में कितना टाइम लगा, ग्राफ से कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर आसान है, ये किया, ये हो गया। अब गौर से देखिएगा बेटा, ये है 0 और सपोज ये है 100। तो 10 से 5 होने में जो टाइम लगा उसे आप कहेंगे फर्स्ट टी हाफ। भाई कितने सेकंड्स है ये? 100 सेकंड। ओके, ये हो गई आपकी फर्स्ट टी हाफ। आपने कहा फर्स्ट टी हाफ, फर्स्ट टी हाफ इज 100 सेकंड्स। ओके, अब आ जाए। अब आप नेक्स्ट टी हाफ निकालेंगे तो आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी 5। अगर आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 5, तो 5 को हाफ होने में जो टाइम लगेगा वो भी टी हाफ होगा। तो 5 का हाफ कितना होता है? 2.5। तो जरा चेक करें 5 से 2.5 होने में टाइम कितना लगा। ये लिखा हुआ था 150। अब आप चेक करें, जब 5 से 2.5 हुआ तो वो टाइम कितना था? सेकेंड टी हाफ। 100 से 150 तक के बीच का टाइम कितना है? 100 था, 150 हो गया, तो कितना टाइम लगा 100 से 150? 50 सेकेंड्स। सो दैट इज योर सेकेंड टी हाफ। ऐसे निकालते हैं। कितने सेकंड आया बेटा? 50 सेकंड्स। दोबारा देखें, अगर मैं 30 हाफ निकालूं तो मेरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या कहलाएगी? 2.5। तो 2.5 से 1.25 होने तक जो टाइम लगेगा वो मेरा 30 हाफ कहलाएगा। मैंने इस तरह से एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनाई और उसे इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये था मेरे पास 175। अब आप चेक करें, दिस इज थर्ड टी हाफ। 150 से 175
तक में कितना टाइम लगा? 25 सेकेंड्स। तो मेरी थर्ड टी हाफ हो गई 25 सेकेंड्स। अब मैंने थोड़ी सी बेईमानी की है मैंने ग्राफ के अंदर, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये सब कुछ किया है कि जब आपको ग्राफ दिया हो तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये ग्राफ कंसंट्रेशन और टाइम का जीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी आपकी टी हाफ कम होती जाएगी। यही बात तो समझा रहा था। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की। देखें इंशाल्लाह और अच्छा क्लियर होगा। तो ये आपको पेपर में क्या बोलता है? पेपर में आपको बोलता है कोऑर्डिनेट्स बनाओ, पेपर में आपको बोलता है कंस्ट्रक्शन लाइंस बनाओ, टी हाफ निकालो। तो आप ऐसे टी हाफ निकालते हैं, और एटलीस्ट कम से कम भी सवाल आएगा बेटा तो 2 टी हाफ निकालने का आता है। तो जरा ख्याल रखिएगा, टी हाफ निकालना आना चाहिए। टी हाफ का मतलब जब आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए, उसके हाफ होने में जितना टाइम लगेगा उसे आप कहते हैं टी हाफ या हाफ लाइफ। आ जाए जरा फर्स्ट ऑर्डर पे। थोड़ी सी बेईमानी करूंगा वो इसलिए मतलब ग्राफ बनाने में कि आपको समझाना चाह रहा हूं बस, ठीक है, ताकि टाइम भी जाया ना हो ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी आप कहते हैं टी हाफ कांस्टेंट रहती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ये बोल रहा हूं। ओके लेट्स सी। अब देखिएगा इसका ग्राफ कैसा होगा। लेट मी ड्रॉ इट, मैं बना लूं। कोशिश तो करूंगा कि मेरी बात समझ में आ जाए आपको। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो ये हो गया 8। 1 2 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4। 1 2 ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अच्छा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने जितनी बेईमानी करनी थी कर ली सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो कहते हैं सर आपने ये ग्राफ ए से कैसे बना? जाहिर बात है ग्राफ तो पेपर में गिवन होते हैं ना, आपको काम करना होता है उसमें। ये है टाइम सेकंड्स में बेटा। जाओ, अब मैं इसे कहता हूँ 10, इसे कह देता हूँ 5 मोलर, इसे कह देता हूँ 2.5, और इसे कह देता हूँ 1.5। ठीक है, अच्छा ये उसके बाद ये ये हो गया, ये 0 है, ये है 200, 400, 600। ठीक है, अब देखिए बेटा मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। अब ट्राई माय लेवल बेस्ट।
यस। अब देखिए बेटा, बात समझ में आ जाएगी आपको यकीनन इंशाल्लाह। लुक एट हियर, मेरे स्टेटमेंट सुनिएगा तो आपको वो पेपर वाली बात समझ में आ जाएगी जो मैं आपसे कहता रहता हूँ। ये हो गया 1, 2, 3। अब देखिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी 10, तो 10 को 5 होने में जो टाइम लगेगा वो आपकी टी हाफ। 10 को 5 होने में जो टाइम लगेगा, अभी ये मैंने, सॉरी, ये लो पर्पल से लिख लेता हूं ताकि थोड़ा समझ आए। नहीं आता इससे। तो कभी कभी ना ये ऐसा मिसबिहेव करता है, don't know क्यों। बदतमीजी कर रहा है। चलो सही। उसके बाद आते हैं 2.5 पे, देखते हैं बदतमीजी कर रहा है नहीं कर रहा। इसमें नहीं की इसने बदतमीजी। 3rd पे आता हूँ, उसमें भी नहीं की। अच्छा अब देखिएगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, आपको पेपर में ऐसा खुद करना है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है 10, तो बेटा 10 से 5 होने में जो टाइम लगा उसे देखिए कितना लगा। इसे आप कहेंगे ये वाला टाइम जो यहां से यहां तक हुआ, ये आपकी कहलाएगी फर्स्ट टी हाफ। भाई फर्स्ट टी हाफ कितने सेकंड है? 200 सेकंड्स। अब आप सेकंड टी हाफ निकालें तो आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 5। 5 से 2.5 तक आने में जो टाइम लगेगा उसे कहेंगे सेकंड टी हाफ। दिस इज सेकंड टी हाफ। 200 से 400 तक के बीच में कितना टाइम लगा, यानी 200 से लेके 400 तक कितना टाइम लगा? 200 सेकंड्स, सेकंड टी हाफ। अब आप एक और टी हाफ निकालें तो आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या कहलाएगी? 2.5। तो 2.5 से 1.25 होने तक जो टाइम लगेगा, इस टाइमिंग को आप कहेंगे दिस इज माय थर्ड टी हाफ। तो 30 हाफ में कितना टाइम लग रहा है? 400 से 600, यानी दोबारा से कितना लगा बेटा? 200 सेकेंड्स। अब देखें, कॉन्सेंट्रेशन कम होती गई, कम होती गई। बेटा टी हाफ पे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। इसका मतलब ये हो गया दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि टी हाफ कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। इससे पता चलता है फर्स्ट ऑर्डर। और अब आपको जीरो ऑर्डर और अच्छा समझ में आ गया होगा। आखिरी ग्राफ, वन लास्ट ग्राफ, इंशाल्लाह मैंने कहा ना पूरी बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा मैं ग्राफ एक्चुअली प्लॉट इसलिए कर करके दिखा रहा हूं ताकि जब आप पेपर में कंस्ट्रक्शन लाइंस बनाए, कोऑर्डिनेट्स बनाए, तो आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हैं। आपको पता हो कि मैं इसे फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोल रहा हूँ, इसे जीरो ऑर्डर क्यों बोल रहा हूँ, और मैं इसे सेकंड ऑर्डर क्यों बोल रहा हूँ। तो हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में बेटा आपका टी हाफ इनवर्स होता है। ठीक है, आपको पता है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ से कैसे पहचानेंगे टी हाफ कैसे? आसानी से तरीका है, वो इनवर्स रिलेशनशिप में होता है।
वन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्ट। मतलब समझाता हूँ, ये ग्राफ थोड़ा सा और भी मुश्किल होता है, बट कर लेंगे इंशाल्लाह। लुक एट हियर, ये देखिए बेटा, आगे यहां मैं लिख रहा हूं कॉन्सेंट्रेशंस, और यहां मैं लिख रहा हूं टाइम। आओ, तो ये हो गया वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, सेवन, एट। ठीक है, वन टू थ्री फोर, ये फोर हो गया, वन टू हो गया, ये वन। तो यहाँ देखते हैं, अगर मैं टू टू फोर, फोर हो गया, वन टू थ्री, वन, ओ माय गॉड, बहुत दूर जा रहा है। खैर, मैं अगर इसको करता हूँ, ये हो जाएगा भाई, मेरे तो नज़र भी बदलने लगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़रा देखिएगा बेटा। ये मैंने अपनी पहले कैलकुलेशन कर ली ताकि मैं आपको समझा सकूँ। पेपर में ग्राफ गिवन होता है, कभी कभी बनाने को भी देता है, तो आपको बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, तो सपोज करो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ भी कितनी ले रहा हूँ, 10 सपोज, ठीक है। और वन टू थ्री फोर ये ले रहा हूँ, फाइव, वन टू ये ले रहा हूँ 2.5, और इसे ले रहा हूँ 1.25। ठीक है, ये है 0, इसे ले रहा हूँ 100, इसे लेना पड़ेगा 300, इसे लेना पड़ेगा 700। ठीक है, ओके, ये हो गया। हम्म, हम्म, हो गया। हम्म, ये हो जाएगा बाबू ऐसे, ये हो गया आपका ऐसे। लुक एट हियर, थोड़ा सा टिपिकल ग्राफ है, लेकिन विल ट्राई माय लेवल बेस्ट करने दो, कोशिश करता हूँ। नहीं, अच्छा नहीं बना। बनाया, उसके बाद इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ बेटा। अबे ये सीधा नहीं था भाई, सीधा नहीं जाए। हम्म, हाय हाय रिजवान, कैसे बनाऊं मैं इसको, देखो। करूं, शायद ये कुछ बेहतर हो।
हम्म चलो मैं इसको थोड़ा सा आ, थोड़ा कोशिश करता हूँ, कुछ करूँ मैं इसको, इनको आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्ट करूँ, है ना, कि ये बदतमीजी भी ना हो और ये सेट भी हो जाए। सब ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो गया रिजवान। खैर, आई एम सॉरी, मैं आपका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं परफेक्ट ग्राफ बनाऊं, लेकिन नहीं बन गया। खैर, इससे आपको बात समझा देता हूँ, आप हुआ क्या ज़रा देखिएगा। देखो बेटा, चेक कीजिए, आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी 10 मोलर, तो 10 से 5 होने में जो टाइम लगेगा उसे आप कहेंगे टी हाफ, एंड दैट इज योर फर्स्ट टी हाफ। दिस इज योर फर्स्ट टी हाफ। अब 5 इज योर इनिशियल, तो 5 से 2.5 होने में जो टाइम लगेगा उसे आप कहेंगे सेकेंड टी। फिर 2.5 से 1.25 होने में जो टाइम लगेगा, ग्राफ मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, बर्दाश्त कीजिएगा, मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ काश वो समझ में आ जाए आपको बात, कि जो 2.5 से 1.25 होने में टाइम लगेगा उसे आप कहेंगे बेटा टी हाफ। फर्क क्या है देखिएगा, यहां देखिए बेटा, दिस इज योर टी हाफ and this is your first टी हाफ। बेटा, 0 से लेके 100 तक का मतलब कितना टाइम लगा हाफ होने में? 100 सेकेंड्स लग गए। अब आ जाए आगे, 100 से 300 तक सेकेंड टी हाफ, इसे आपने कहा दिस इज सेकेंड टी हाफ। ठीक है, अब आप देखें सेकेंड टी हाफ में कितना टाइम लगा। 100 से लेकर के 200 तक के बीच का टाइम कितना है? 200 सेकेंड्स। तो आपकी सेकेंड टी हाफ हो गई 200 सेकेंड्स। इसी तरह 2.5 से 1.25 होने तक में जो टाइम लगा है उसे आप कहेंगे थर्ड टी हाफ। आप सोचें 300 से लेकर के 400 तक जो टाइम लगा, 300 से 400 तक, तो 300 से 400 के बीच में टाइम कितना आ गया? 400 सेकेंड्स। आप चेक करें, जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, what happens to the t half? It increases. इसका मतलब हुआ इनवर्स रिलेशनशिप होता है टी हाफ का और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, अगर वो क्या हो, सेकेंड। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो आप 3 तरीकों से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन दी हो, रेट दिया हो, आप उन्हें रिलेट करके निकाल सकते हैं रिलेशनशिप से, आप यूनिट्स ऑफ के से निकाल सकते हैं, आप ग्राफ को देख करके और जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं अगर आपको टी हाफ कैलकुलेट करनी हो, क्योंकि जीरो ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट होता है और सेकंड ऑर्डर का टी हाफ इनवर्स रिलेशनशिप में होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो आई होप आप ग्राफ्स को हैंडल कर लेंगे। मेरे ग्राफ आप को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, आई नो दैट मैंने बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ नहीं बनाया,
वो मतलब समझ गए होंगे आप ग्राफ कैसा होगा। तो आपको बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी, मुझे यकीन है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। एक छोटी सी चीज, कुछ की पॉइंट्स हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, मेनली दो हैं। ओके, सम सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कुछ काम की बातें, कुछ काम की चीजें हैं, जरा देखिएगा। ठीक है, अच्छा, आपके सिलेबस के अंदर सूडो ऑर्डर नहीं डाला। ठीक है, तो मुझे एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देनी है। इससे होगा क्या, इससे आपको बहुत फायदा होगा। एग्जामिनर की लैंग्वेज समझ आ जाएगी। वो आपसे कभी नहीं पूछेगा व्हाट इज सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन आपको ना कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए। इससे आपके, मैंने कहा ना, आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, आप देखिएगा आपको चीजें समझ में आ रही होंगी वो बोल क्या रहा है। तो हम एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात पे थोड़ा कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, और उसका नाम है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। बेटा याद रखिएगा, सूडो का मतलब होता है फेक, झूठा, झूठा। अच्छा, पहले लॉजिक सुनिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं। देखो बेटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, जरा कंसंट्रेट कीजिएगा वरना ये गुजर जाएगी ऊपर से। अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है। तो अगर किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हो और वो दोनों फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर हो, तो आप ग्राफ के जरिए से नहीं बता सकते कि हाफ लाइफ कांस्टेंट है और वो फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि वो दोनों ही डिपेंड कर रहे हैं ना। दोनों की वजह से ग्राफ बन रहा होगा रिएक्शन का, तो कहाँ से बना सकते हो, नहीं बना सकते। अब क्या करें, ऐसा क्या किया जाए। इस जगह पे आपको काम आता है सूडो बनाना, या सूडो ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो मैं पहले कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो बेटा, अ, एक बात सुनो। आप कहते हो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ तो रेट बढ़े, कॉन्सेंट्रेशन कम करो तो रेट कम हो। अब किस रेशो में हो वो डिपेंड करता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे और कंसंट्रेशन कम करोगे, इसका मतलब है कंसंट्रेशन यूज हो रही होगी तभी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ रहा होगा। यानी कि कंसंट्रेशन यूज होगी तो वो चेंज करेगी आपके रेट ऑफ रिएक्शन को, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास आएगा। हाँ, अब मेरा आपसे एक सवाल है, बस ये बात दिमाग में रखिएगा कि आपकी कंसंट्रेशन अगर ऑर्डर को चेंज कर रही है, इसका मतलब आपकी कंसंट्रेशन रिएक्शन में यूज हो रही है। कितनी सिंपल, लाउड और क्लियरली बोल रहा हूं। अगर आप कहते हैं मेरी कंसंट्रेशन ऑर्डर को रेट को चेंज कर रही है, इसका मतलब है आपकी दी हुई कंसंट्रेशन, आपकी यूज की हुई कंसंट्रेशन रिएक्शन में यूज हो रही है। हाँ, अब जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं, जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, समझिएगा बात। क्लिक कर गया ना दिमाग में, जिंदगी में सुकून हो जाएगा। आपको उसकी जितनी चिक 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 है ना एग्जामिनर की, वो समझ आएगी कि ये बार बार पलटियां क्यों खाता है, कभी बोलता है ये कभी बोलता है ये, सब समझ में आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, फॉर एग्जाम्पल बेटा, CH3 COO C2H5 है। मैंने इसे पानी में डाला, हाइड्रोलिसिस की, CH3COOH प्लस H2।
अच्छा, इनमें रेशो क्या है? 1:1 का। अच्छा, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस दोनों पर डिपेंड करता है, यानी आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर दोनों के साथ, ठीक है, तो आपकी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब ही क्या होता है? रिएक्शन विद वाटर। तो आप कह रहे हैं रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो आपने कहा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी concentration of ester, concentration of water। तो आपने कहा रेट इज इक्वल टू के concentration of ester, concentration of water। भाई दोनों की पावर 1 है, तो आपने कहा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ये ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। हाँ, हो गया। अच्छा, अब चलिए जरा रियल में क्या होता है। रियल में ये होता है कि जब आप 1 मोल एस्टर को हाइड्रोलाइज कर रहे होते हैं, तो आप वाटर के अराउंड 22 मोल्स, हम अप्रोक्सीमेटली 20 लगा लेते हैं, 20 मोल्स यूज करते हैं विद 1 मोल ऑफ एस्टर जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब चेक करें, रेशो 1:1 का है, तो अगर आपने 20 मोल्स यूज किए हुए बेटा, तो 1 मोल एस्टर के साथ तो 1 मोल वाटर यूज होगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। तो यानी आपके पास जो अरे प्रोडक्ट भी तो क्या बनाया है मैंने, सॉरी, ये दिमाग भी ना, इथेनॉल होगा ना, आई एम सॉरी बेटा। ओके, तो आपने क्या किया, 1 मोल एस्टर के साथ 1 मोल वाटर यूज हुआ है टोटल। ये एक्सेस में है ना, और ना सिर्फ एक्सेस है बल्कि लार्ज एक्सेस है। एट द एंड ऑफ रिएक्शन जब ये हो जाएगा, तो आपके पास 19 मोल्स ऑफ वाटर रिमेनिंग बचेगा बेटा। 19 मोल्स ऑफ वाटर। मैं कह सकता हूं, जरा सोचिएगा, क्या मैं कह सकता हूं वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में नेग्लिजिबल चेंज आया या चेंज ही नहीं आया? इग्नोर करूं उसको मैं, 20 था 19 रह गया, यानी कोई चेंज ही नहीं आया। अब आप सोचें, अगर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ही नहीं आ रहा, तो मैं एज्यूम कर सकता हूं ना कि इसकी वजह से रेट पे इफेक्ट ही नहीं आया, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज नहीं हो रही तो उसने रेट को क्या इफेक्ट कर दिया? मेरी बात समझ आ गई? अगर कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज नहीं हो रही तो उसने रेट को कहां इफेक्ट किया? नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ वाटर रेट को इफेक्ट नहीं कर रहा। नहीं। तो आप इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लेते हैं, ये देखिएगा जरा गौर से। आपने लिखा रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस। अब आप देखें, आपने वाटर को एक्सेस किया, उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ही नहीं आया, ये हमने एज्यूम किया। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ही नहीं आया, इसका मतलब उसने रेट को इफेक्ट ही नहीं किया। ये सब हम खुद सोच रहे हैं। हाँ, तो अब ये कौन सा ऑर्डर हो गया? फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि अब रेट इक्वेशन में वाटर है ही नहीं। मेरा आपसे एक सवाल, क्या ये रियल में फर्स्ट ऑर्डर है या आपने धोखे से इसको फर्स्ट ऑर्डर किया? आप कहेंगे नहीं, ये रियल में सेकंड ऑर्डर है, हमने थोड़ी सी बेईमानी की है, हमने थोड़ा झूठ बोला है, हमने वाटर को एक्सेस करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन के चेंज का इफेक्ट खत्म कर दिया, और हमने ऐसा एज्यूम कर दिया कि इसकी वजह से रेट पे इफेक्ट नहीं हो रहा। ये हमने किया, यानी हम झूठ बोल रहे हैं। अब
वाटर को हटा के। तो झूठ बोलोगे बेटा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहले क्या लगा दोगे? सूडो। ये क्या कहलाएगा? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जहां जहां झूठ बोलोगे वहां वहां सूडो लगाते जाना। दैट्स इट, ये बोल रहा हूं। अब आप सोचेंगे सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है, अब आप सोचें, अगर अब आप रेट सॉरी कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ निकालें। अब अगर आप निकालें, ये देखें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर और टाइम का ग्राफ निकालें। सपोज करो ये ग्राफ है, तो आपको पता है आप इस कॉन्सेंट्रेशन और टाइम से हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। अब आपकी ये जो हाफ लाइफ है ये रिलायबल हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं। तो अब आप देखें कितना आसान है। अगर किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है, दोनों पे रेट डिपेंड कर रहा है, तो आप अगर चाहते हैं किसी एक को हटा दें ताकि विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन रिएक्शन का रेट मॉनिटर करें, ओनली वन रिएक्टेंट, तो आप दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन को लार्ज एक्सेस कर दो। तो जब कॉन्सेंट्रेशन लार्ज एक्सेस होगी तो इसका मतलब है चेंज ही नहीं आया, और चेंज नहीं आया इसका मतलब है रेट इफेक्ट नहीं हुआ। रेट इफेक्ट होता तो चेंज तो आता, तो अगर चेंज ही नहीं आ रहा इसका मतलब है रेट इफेक्ट नहीं हो रहा। सही है, ऐसा हम खुद करते हैं, झूठ हम खुद बोलते हैं, हम ऐसा करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो हम उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ क्या लगा लेते हैं? सूडो ऑर्डर। तो एक बात शायद आपको मेरी समझ में आ गई कि कभी भी किसी भी रेट इक्वेशन में से किसी रिएक्टेंट को जो रेट को इफेक्ट करता है आपको निकालना हो, आप विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन रिएक्टेंट मॉनिटर करना चाह रहे हो, आप दूसरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को लार्ज एक्सेस कर दो, हट जाएगा। सही है, तो ये हम अपनी आसानी के लिए करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। सेकंड बात देखिएगा, ये भी यकीनन आपने किया होगा। जैसे प्रोपेनॉन है CH3COCH3, आप इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट H+ आयन। अब जरा देखिएगा, ये कैटलिस्ट, मुझे उम्मीद है आपको पुरानी वाली बात, पहली वाली बात और अच्छी समझ में आ जाएगी। जरा सुनिएगा। अच्छा, अब आपने क्या किया, ये बनाता है CH3CO CH2I और I नेगेटिव। अब जरा बात को समझिएगा, वो क्या रहा है यहां देखें। एक्चुअली जब आप इसके लिए रेट इक्वेशन बनाते हैं तो आपको पता है कि कौन, सपोज मैं अपनी तरफ से कुछ चीजें एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। सपोज करो बेटा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोपेनॉन, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, एंड कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H+। प्रोपेनॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ रेट बढ़ता है, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ रेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपने लिखा, जरा गौर से देखिएगा, आपने लिखा रेट इज इक्वल टू K। वो पिछली वाली बात आपको और अच्छी समझ में आ जाएगी। लुक एट हियर, प्रोपेनॉन और H+, तो बेटा पावर 1 है, तो सेकेंड ऑर्डर ओवरऑल हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक है। जरा बात को समझिएगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, H+ आयन क्या है? कैटलिस्ट। क्या कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? करता है। क्या कैटलिस्ट रेट को इफेक्ट करता है? करता है, फास्ट कर देता है। मेरा एक सवाल है, क्या कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन कंज्यूम हो चुका होता है? जी नहीं, वापस मिलता है, अनचेंज रहता है। इसका मतलब ये हुआ कैटलिस्ट जैसा था एज इट इज रहा, यस और नो। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन रेट को इफेक्ट कर रही है तो कॉन्सेंट्रेशन यूज हुई? हाँ हुई, कैटलिस्ट की तो नहीं हुई। हो, समझ में आ रही बात? भाई कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन तो यूज ही नहीं होती, वो तो आखिर में आपको वैसे ही मिल जाता है, जो जितना था जैसा था वैसे ही वापस मिल गया आपको। अब सवाल ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट किया, बट
कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज रह रही है उसकी, तो मैं कह सकता हूं कि मैं इसे निकाल सकता हूं इस इक्वेशन से। क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ही नहीं आया, मैंने इसे हटा दिया। जरा देखिएगा, अब मैंने क्या किया, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोपेनॉल ओनली, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नाउ। अब मेरा एक सवाल है, क्या ये रियल में फर्स्ट ऑर्डर है? क्या आपका रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट से इफेक्ट नहीं हो रहा था? हो रहा था, लेकिन चूंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आया, तो आपने कहा कि कोई सबूत नहीं है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन की वजह से रेट चेंज हो रहा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो उसकी फिक्स है, जो शुरू में थी वो एंड में ही वापस मिल गई। तो आपने उसे इक्वेशन में से हटा दिया। तो अब क्या ये रियल में फर्स्ट ऑर्डर था? जी नहीं, रियल में ये सेकंड ऑर्डर है। आपने इसको जबरदस्ती फर्स्ट ऑर्डर कर दिया झूठ बोल के, एक कैटलिस्ट बेचारे को निकाल के। आप इसे बोलते हैं झूठ बोलने पे सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं बात को समराइज करूं तो दो बातें याद रखिएगा, दो चीजें हमेशा याद रखिएगा। सूडो ऑर्डर रिएक्शन बनाने के लिए आप दो काम करते हैं। नंबर वन, पहली चीज, लार्ज एक्सेस रिएजेंट यूज करते हैं, और नंबर टू, कैटलिस्ट। ये दो सिचुएशन के अंदर आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सूडो ऑर्डर रिएक्शंस हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात याद रखना बेटा कि अगर, सिंपल सी लॉजिक, अगर किसी रिएक्शन का रेट किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, अगर किसी रिएक्शन का रेट किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आना चाहिए ना। वो चेंज आएगा, उसने कुछ किया होगा। और अगर चेंज नहीं आ रहा और बहुत एक्सेस में यूज किया हुआ है आपने, नेग्लिजिबल चेंज है या चेंज नहीं आ रहा, जैसे कैटलिस्ट हो गया, जैसे लार्ज एक्सेस हो गया, तो आप उसे रेट इक्वेशन से हटा देते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है, ताकि हम विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन रिएक्टेंट अपने पूरे रेट ऑफ रिएक्शन को मॉनिटर करें। सही है? तो हम झूठ बोल के उसे हटाते हैं, इसीलिए झूठ बोलने से, झूठ बोलने बोलने को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके साथ लगाते हैं झूठा, सूडो, फेक। सही है? अब आप देखिएगा, आपका एग्जामिनर पास पेपर में बहुत सारी जगहों पे इस तरह के सवाल करेगा। आपको शुरू में लिखा होगा रेट ऑफ रिएक्शन दो रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, फिर बोलेगा सिचुएशन इज चेंज, नाउ द फलाना फलाना रिएक्टेंट इज यूज्ड इन लार्ज एक्सेस, नाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली वन। बस वो सूडो का वर्ड यूज नहीं कर रहा होता, बिकॉज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है शायद, इसलिए। बट हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें एक्सेस रिएजेंट की कोई बातचीत आ जाए, तो याद रखिएगा बेटा इसका मतलब होता है वो सूडो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। एक छोटी सी आखिरी नसीहत और करूंगा, देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट थिंग्स के अंदर ही आ जाएगा। एक आखिरी बात, वन लास्ट थिंग, आपसे ना अक्सर methods of measuring रेट की इंफॉर्मेशन देके सवाल पूछता है, ठीक है, कि आप रेट कैसे मेजर करते हैं। अच्छा, जो सबसे कॉमन तरीका है पूरे पास में वो है इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेथड, ठीक है। ये पहला तरीका है जो सबसे कॉमन है। होता क्या है, आप, ठीक है, यहां आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, अबे ये क्या, नहीं, ओके,
आई डोंट नो इस ग्राफ को, ये बीच में थोड़ा स्ट्रेन, ओके यहाँ दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन बेटा, और सपोज करो यहाँ कोई ये 10 है, एक ग्राफ बना हुआ है ऐसे, वो आपसे कहता है ये टाइम है, ठीक है, सेकंड्स के अंदर ये 0 है। तो जब कभी भी आपको इनिशियल रेट मेथड से पूछे कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आपसे बोले कि रेट निकालो, तो वो बेसिकली टाइम 0 सेकंड के ऊपर ये 0 है, ठीक है। आपने एक टेंजेंट खींचना होता है ऐसे ऐसे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पहली वाली बात समझ में आ गई होगी। ये ज्यादातर आपको पास पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। तो इनिशियल रेट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, तो वो टाइम 0 पे होता है, ठीक है। 0 सेकंड पे आप एक टेंजेंट खींचते हैं और निकाल लेते हैं। ये हो गई पहली बात। अच्छा, मेथड्स ऑफ मेजरिंग रेट के अंदर एक और चीज है, वो है गैस कलेक्शन मेथड। ये भी आपको सवाल पूछते हैं। तो कुछ गैस कलेक्शन मेथड, ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें जाहिर बात है कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, आपने उसको HCl के साथ रिएक्ट कराया और उसने प्रोड्यूस किया बेटा कैल्शियम क्लोराइड, साथ में वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप एक ग्राफ बनाते हैं, मुझे यकीन है वो उसमें, यहाँ अगर गैस का वॉल्यूम है और यहाँ टाइम है, तो आप ऐसा एक ग्राफ, गैस का, ये आप ओ लेवल से करते हुए आ रहे हैं, तो मुझे यकीन है उसका आइडिया होगा, ठीक है। इससे भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका आना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए, बैकग्राउंड देता है वो आपको पता होना चाहिए। एक और छोटा सा तरीका है, वो है कोलोरीमेट्री टेक्निक। कोलोरीमेट्री टेक्निक के आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके अंदर वो होता ये है कि एब्जॉर्बेंस के जरिए से रेट ऑफ रिएक्शन निकालता है। तो उसमें छोटी सी एक वो है, बस इसमें दो बातों का ख्याल रखना होता है। वो आपको इंफॉर्मेशन पहले से देता है, जैसे वो आपको बोल देगा बेटा कि आ, जो है वो कॉन्सेंट्रेशन एंड एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, ठीक है। और जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी। बस में एक बात का खास ख्याल रखते हैं हम लोग, और वो क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी एक का कलर्ड होना बस जरूरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वो भी जो मैंने प्रोपेनॉन की एग्जांपल आपको दी बेटा, CH3CO, CH3 है, आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा तो CH3 CO CH2I और I नेगेटिव। तो अब देखें आपका रिएक्टेंट जो है बेटा, आपका रिएक्टेंट ज़्यादा जो जो आयोडीन है वो कलर्ड है और प्रोडक्ट कलरलेस है। तो जो आपकी एब्जॉर्बेंस और टाइम का ग्राफ बनता है ना, ठीक है, यहाँ एब्जॉर्बेंस और टाइम, तो ये नीचे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। और अगर ये रिवर्स होता, यानी आपके प्रोडक्ट कलर्ड होता सपोज करो, तो ये तो रिएक्टेंट के लिए होगा, प्रोडक्ट अगर कलर्ड होगा तो बड़ा एब्जॉर्बेंस बढ़ती जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन एब्जॉर्बेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अक्सर कोलोरीमेट्री का वर्ड यूज करता है। तो कोलोरीमेट्री वहां यूज होती है जहां आप एब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन के ग्राफ या एब्जॉर्बेंस और टाइम का ग्राफ बनाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, एब्जॉर्बेंस के, ठीक है। तो ये होती है कोलोरीमेट्री टेक्निक। एक होता है क्लॉक मेथड, ये भी आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है। इसमें इसके इसके जरिए से भी आप रेट निकाल सकते हैं, बस सिंपल सा तरीका होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल थायोसल्फेट वाला आपने एक्सपेरिमेंट किया था, जो गिलास पीकर जो जो फ्लास्क के नीचे क्रॉस लगाते हैं, ठीक है।
थायोसल्फेट वाला, Na2S2O3 प्लस HCl gives you 2 NaCl प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर बेटा, ठीक है, सॉलिड। तो वो आपको याद होगा कि आपने जो है वो एक फ्लास्क में नीचे की तरफ से क्रॉस लगाया, यहाँ से आप उसको देखते हैं और वो टाइम नोट करते रहते हैं कितनी देर में आपका क्रॉस डिसअपियर हो। तो टाइम टेकिंग टू डिसअपियर द क्रॉस, और वो हीट हो, कॉन्सेंट्रेशन हो वगैरह, तो इससे भी आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये छोटा सा जो पॉइंट है, जो इंट्रोडक्शन है, वो इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पेपर में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के जरिए से रेट ऑफ रिएक्शन निकालने को बोलता है और उन मेथड की इंफॉर्मेशन आपको दे देता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, सही है। तो आपने ओ लेवल से करते हुए आ रहे हैं, और जिसमें से सबसे कॉमन मेथड जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाला है। तो आई होप बेटा आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, मेरे डिस्कशन से आपको फायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। दुआओं में खास याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।